तो आप स्वागत है आपका ओम नॉलेज हब में। और आज हम कवर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9 का फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन यू सेंस द मोशन? हाउ विल एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मोशन। पहला एग्जाम्पल दिया गया है फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, मतलब जब पक्षी उड़ते हैं तब। पक्षी के उड़ने में कौन सा मोशन होता है? और स्टेशनरी ट्रेन होती है, वो एक जगह पे खड़ी होती है, उसमें मोशन का एब्सेंस होता है। और जो फ्लाइट ऑफ बर्ड है उसमें मोशन का प्रेजेंस होता है। लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, उसमें भी मोशन का प्रेजेंस होता है। जो ऑप्शन थर्ड में लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर मतलब पत्तियां हवा में उड़ रही है। स्टोन लाइंग ऑन अ हील, स्टोन लाइंग ऑन अ हील मतलब एक पत्थर हील पे है, वो भी एक स्टैटिक मोशन में है, तो वो भी एब्सेंस ऑफ मोशन है। सो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए तो शीतल फर्स्ट वेंट टू संगीता's हाउस एंड ऑन हर स्कूल वे, देख सकते हैं आप शीतल एंड संगीता। प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज द लेंथ of the actual path traveling of an object in motion while going from one point to another, whereas displacement is the minimum distance between the starting and finishing points। मतलब distance एक एक्चुअल लेंथ है जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है मोशन में, एक पाथ पर, एक एक्चुअल पाथ पर। जबकि डिस्प्लेसमेंट जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है किस बीच में? फाइनल फॉर्म, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जो डिस्टेंस है वो एक लेंथ है एक्चुअल पाथ की जो ट्रैवल किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी दी गई है। अपना हमारा अगला पॉइंट स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। व्हाट आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटी? देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि द यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम इन एसआई सिस्टम। द यूनिट्स ऑफ इन मीटर पर सेकेंड, while in CGS system it is centimeter per second. The distance traveled on an object one direction by object in unit time is called its velocity। मतलब एक डिस्टेंस एक सेम डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कवर करता है उसे वेलोसिटी कहते हैं। यूनिट टाइम कैन बी चेंज्ड 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, मतलब टाइम की क्वांटिटी या फिर उसका यूनिट टाइम चेंज हो सकता है। लार्जर यूनिट्स भी हो सकते हैं जैसे कि साल या फिर एक डेकेड। द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक टाइम, यूनिट टाइम में होता है, उसे वेलोसिटी कहते हैं। मतलब एक डिस्प्लेसमेंट मतलब ये चीज़ यहाँ से वहाँ गई लेकिन उसे एक सेवरल टाइम लगा तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब एक ठराविक या फिर टाइम लगा, निश्चित टाइम लगा, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उस डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इन फर्स्ट एग्जाम्पल द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस ऑफ शीतल एंड संगीता इज 500 मीटर and the between Sangeeta's house and school is 1200 meter. Also, straight line between
Sheetal's house and school is 1300 meter. Suppose Sheetal takes 5 minutes to reach Sangeeta's house and then 24 minutes to reach school. From there, then Sheetal's speed along a path is equal to, हमने अभी देखा था स्पीड का फॉर्मूला या फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी ही स्पीड है, स्पीड ही वेलोसिटी है। सो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो स्पीड के लिए एप्लीकेबल होगा। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा डिस्टेंस कितना था 500 मीटर और हमारा टाइम कितना था 5 मिनट। सो 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 10 100, सो 100 आंसर है। और यूनिट हमने मीटर पर मिनट है, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो मीटर में है और जो टाइम है वो मिनट में है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, यूनिट क्या होगा, मीटर पर मिनट। सो शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी में जो शीतल की डिस्टेंस है, स्पीड है, उसे क्या, उसे भी हम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से। सो हमारा डिस्टेंस क्या है पाथ बी में 1200 मीटर और हमारा टाइम क्या है 24 मिनट्स। सो 1200 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1200 डिवाइड बाय 24 क्या आंसर आएगा, 1200 डिवाइड बाय 24 आएगा 50। ये देखिए 50 मीटर पर मिनट। सो शीतल की जो टोटल वेलोसिटी है, नहीं, शीतल जो एवरेज स्पीड है हम वो निकालेंगे। पाथ ए में और पाथ बी में जो एवरेज स्पीड है, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालेंगे, क्योंकि दोनों का एवरेज निकालना है हमें। तो टोटल डिस्टेंस कितना था 500 प्लस 1200 करना पड़ेगा हमें। सो 500 प्लस 1200 इज 1700 और 5 प्लस 24 मिनट्स इज इक्वल टू 29 मिनट्स। सो अगर हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा, 5.58.6 मीटर पर मिनट। तो शीतल की जो टोटल वेलोसिटी है, मतलब स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्योंकि जो स्पीड है वो अगर लीनियर में होगी तो वो वेलोसिटी होगी, लेकिन स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई थी 1300 मीटर और टाइम कितना था 29 मिनट। तो शीतल की टोटल वेलोसिटी कितनी होगी 44.83 मीटर पर मिनट। इफेक्ट्स ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट क्या है, इफेक्ट्स ऑन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आप बाजू में ना टेक्स्ट बुक लेके बैठिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक, एक्सप्लेन दैट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग सचिन राइड। आप सब में से किसी ने पहले बाइक या स्कूटी चलाई होगी, इस एज में चलाओ मत, लीगल नहीं है, लेकिन किसी के पीछे तो बैठे होंगे ना, बैठे होंगे। सो चलाओ मत, इस एज में लीगल नहीं होता, पकड़े जाओगे तो फाइन भी लगेगा। सो आप जब बैठे होंगे ना तो किसी के स्कूटी पे या फिर पीछे चला रहे होंगे, तो जब एक्वायर या फिर लीनियर स्पीड आप जब लेते हैं ना, लीनियर स्पीड स्ट्रेट लाइन में जाते वक्त, और आपको डायरेक्शन चेंज करना होगा या फिर टर्न लेना होगा तो स्पीड कम करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अगर आपने स्पीड कम नहीं की और उसी में आपने डायरेक्शन चेंज किया ना, तो आप गिर भी सकते हो या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको फेंक भी सकता है। इस केस में भी वैसा हुआ। व्हाट विल द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल इफ स्पीड इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। जब मोटरसाइकिल की स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी तब वेलोसिटी भी चेंज होगी ना, क्योंकि लीनियर पाथ में भी अगर हम जाएंगे
लीनियर पाथ में भी हम जाएंगे तो जब स्पीड कम होगी तो वेलोसिटी भी कम होगी, जब स्पीड बढ़ेगी तब वेलोसिटी भी बढ़ेगी। इन केस ऑफ टर्निंग ऑन रोड व्हाट विल वेलोसिटी एंड स्पीड द सेम। टर्निंग में मैंने आपको बताया ना अभी एक एग्जांपल देखिए कि टर्निंग हम जब टर्न करते हैं या फिर डायरेक्शन चेंज करते हैं तब हमारी स्पीड या वेलोसिटी कम होती है। इफ ऑन अ टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल। अभी ये उन्होंने यही बताया, देखो सचिन जब डायरेक्शन चेंज कर रहा था मोटरसाइकिल की तो उसको स्पीड भी चेंज करनी पड़ी, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर, ये याद रखना, फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एज डिस्टेंस एंड टाइम वाज गैलीलियो। जो साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैली, उन्होंने सबसे पहले मेजर किया था स्पीड एज डिस्टेंस पर टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम ये स्पीड होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज 343.2 मीटर पर सेकेंड, while the speed of the light is about 3 into 10 raised to 8 meter per second. The speed of revolution of earth around the sun is about 29,770 मीटर पर सेकेंड। ये भी गैलीलियो गैलीली ने ढूंढा था। जो गैलीलियो गैली थे साइंटिस्ट, वो एक एस्ट्रोनॉमिस्ट थे और एक साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने टेलीस्कोप का भी डिस्कवरी किया था। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब हम सीखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। Amar, Akbar and Anthony are traveling in different cars with different velocities. The distance covered by them during different time intervals are given in the following table. So हमें एक साइड पर दिया है क्या टाइम है और एक साइड पर दिया है जो अमर ने डिस्टेंस कवर किया है, एक साइड पर दिया है जो अकबर ने डिस्टेंस कवर किया है और एक साइड पर दिया है जो एंथनी ने डिस्टेंस कवर किया है। तो जो इनिशियल टाइम है वो है 5 o'clock। जो 5 o'clock पे दोनों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उन्होंने फर्स्ट डिस्टेंस कवर किया। इनिशियल उनका जो डिस्प्लेसमेंट था वो ज़ीरो था। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़ीरो होता है क्योंकि स्टार्ट ज़ीरो से होता है। और हाफ एन आवर के इंटरवल में उन्होंने अमर ने 20 किलोमीटर्स कवर किए, हाफ एन आवर के इंटरवल में अकबर ने 18 किलोमीटर्स कवर किए और हाफ एन आवर के इंटरवल में एंथनी ने 14 किलोमीटर कवर किए। और आप जैसे देख रहे हैं ये टेबल, एंड अनदर हाफ एन आवर में अमर ने 40 किलोमीटर कवर किए, अकबर ने 36 किलोमीटर कवर किए और एंथनी ने 28 किलोमीटर कवर किए। अब जैसे देख रहे हैं ये लीनियर में जा रहा है, यूनिफॉर्म में जा रहा है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जा रहा है। कौन? अमर, क्योंकि उसने हर हाफ एन आवर में, जैसे कि फर्स्ट हाफ एन आवर में 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100 फिर 120, फिर वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जा रहा है क्योंकि वो 20 से मल्टीप्लाई में जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना? उसने पहले 20 किया, फिर 40 किया, फिर 60 किया, प्लस 20, फिर लीनियर में जा रहा है, यूनिफॉर्म लीनियर में। और वेराज मतलब अकबर को देखे तो फर्स्ट एंड हाफ एन आवर में सिर्फ 18 गया, फिर उसके बाद वो 36 गया। फिर वो नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि उसका सेम नहीं, कांस्टेंट नहीं है उसका स्पीड, मतलब उसका स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट नहीं है। देखो 18, 36, 42, 70, 95, 120 ये कांस्टेंट नहीं है। और एंथनी का जो है डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर हर हाफ एन आवर के इंटरवल में, वो फर्स्ट है 14, 28, 42, 56, 70, 84। ये भी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है,
ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। यूज योर ब्रेन पावर। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग्स ऑफ डिस्टेंस मेड द बाय अमर, अकबर एंड एंथनी। मैंने आपको बताया ना टाइम इंटरवल कितना था, हाफ एन आवर का था, मतलब 30 मिनट्स का था। हु हैज़ कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। अमर ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो ये उसका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन था। आर ऑल द डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर इन फिक्स टाइम इंटरवल्स आर द सेम। अकबर ने डिस्टेंस कवर की है ना जो फिक्स टाइम इंटरवल्स में, और सेम नहीं है क्योंकि उसके कांस्टेंट नहीं है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है। कंसिडरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी इन फिक्स टाइम इंटरवल्स, व्हाट कैन यू से अबाउट दैट स्पीड। देखो अमर की जो स्पीड होगी ना वो कांस्टेंट होगी, अकबर की जो स्पीड होगी ना वो फ्लक्चुएट कर रही होगी, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट, उनका इनिशियल पॉइंट तो सेम था ना। अगर उनका इनिशियल पॉइंट सेम था, उनका इनिशियल टाइम सेम था, तो उनको इनिशियल के बाद में सेम पिकअप लेने के बाद सेम डिस्टेंस कवर करना चाहिए था ना। तो देखो यहाँ पे अकबर ने सेम डिस्टेंस कवर नहीं किया, और एंथोनी ने जो कवर किया वो स्टार्टिंग में सेम नहीं था, लेकिन वो बाद में यूनिफॉर्म में आ रहा था। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अभी मैंने बताया ना, अगर एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द व्हीकल मोशन बीइंग द ड्राइवन थ्रू अ हेवी ट्रैफिक। ट्रैफिक में हम जब गाड़ियाँ चलाते हैं तब आगे वाला जब सरकता है तब हमारी गाड़ी आगे जाती है ना। इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रही ना, थोड़ा करके आगे जा रही, कम डिस्टेंस कवर कर रही है। हैवी ट्रैफिक में हमारी गाड़ी थोड़ी करके आगे जाती है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इट इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। टेक अ 1 मीटर लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब एंड कट इट इन लेंथ वाइज इन 2 हाफ्स। उसे हाफ में काटना है एक प्लास्टिक ट्यूब को लेंथ वाइज। टेक वन ऑफ द चैनल शेप्ड पीस, मतलब उसको एक नली के जैसा या फिर चैनल के जैसा शेप्ड पीस बनाना है। एंड प्लेस वन ऑफ द एंड्स ग्राउंड, एक साइड को ग्राउंड से टच रखना है और दूसरे होल्ड अदर सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, उसको दूसरे पीस को उससे सेम हाइट पर ऊपर रखना है, जैसे कि फिगर 1.4 में दिखाया गया है। टेक अ स्मॉल बॉल एंड रिलीज इट फ्रॉम अपर एंड ऑफ द चैनल। एक बॉल हमें लेनी है और ये चैनल का अपर पार्ट है ना, ये दिख रहा है अपर पार्ट, वहाँ से हमें उसको रिलीज करना है बॉल को। ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड इट रोल्स डाउन अलोंग चैनल। ये नीचे जाएगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी उसे हमें ऑब्जर्व करना है। अगर आपको ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आपको करना है तो घर पे कर सकते हो। एक ट्यूब ले लो, उसमें से बॉल डालो, फिर उसका वेलोसिटी नोट करो, वेलोसिटी समझ में आएगा आपको इससे। इट इज़ द वेलोसिटी द सेम एट ऑल पॉइंट्स। वेलोसिटी हर टाइम पे सेम नहीं होगी, क्योंकि अगर वो जो चैनल है अगर स्ट्रेट लाइन में खड़ा रहेगा तो वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, अगर वो ज़्यादा डिक्लाइन रहेगा ग्राउंड की तरफ तो वेलोसिटी कम रहेगी, क्योंकि ग्रेविटी लगेगी ना, एक्सेलरेशन लगेगा ना। क्योंकि अगर ऊपर से डालोगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा लगेगा, मोमेंटम ज़्यादा लगेगा। अगर ग्राउंड की तरफ डिक्लाइन करके रखोगे तो मोमेंटम और एक्सेलरेशन कम लगेगा, इसलिए वेलोसिटी कम होगी। यू मस्ट हैव द ऑल प्लेड ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क। हम लोगों ने सब लोगों ने जो स्लाइड रहती है पार्क्स में वो खेली है ना, उससे ऊपर नीचे सरक के आते हैं हम। यू नो दैट
while sliding down the velocity is less at the top. जो ऊपर रहते हैं हम लोग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कम रहती है. कभी भी याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल स्पीड हमेशा ज़ीरो होती है और वो ग्रेजुअली बढ़ती है. सो हम जब टॉप पे होते हैं तब हमारी वेलोसिटी लेस होती है और हम जब मिडल में आते हैं तो बढ़ती है. और जब हम एंड पे आते हैं तो वेलोसिटी वापस ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वो स्टैटिक मोशन हो जाता है. वेलोसिटी वापस थम जाती है क्योंकि हम उधर रुक जाते हैं जब नीचे आते हैं तब एंड पॉइंट पे. द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. मतलब जब वेलोसिटी का रेट चेंज होता है तब उसे एक्सेलरेशन कहते हैं. और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. जब वेलोसिटी चेंज होगी तब उसे एक्सेलरेशन कहा जाएगा. याद रखना, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज यू. इसमें ना आपको एक चीज़ याद रखनी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हमेशा. इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज यू एंड इन टाइम टी इज चेंज टू द फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a. ये देखिए, याद पर देखें, ये दिखा है, ये देख रहे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी अगर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसे जब माइनस करेंगे तब हमें टोटल वेलोसिटी मिलेगी अपॉन टाइम. a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. क्या है एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. If the velocity of an object changes during a certain time period, then it is said to be accelerated motion. अगर किसी चीज़ की, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सर्टेन टाइम पीरियड में चेंज हो रही है तो उसे एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है. एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन कैन हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा ना तो उसे टू टाइप्स के एक्सेलरेशन लगेंगे. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इन बिगिनिंग ऑफ द मोशन, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी. जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट होगा उसके स्टार्टिंग ऑफ इट्स मोशन, उसके मोशन में बिगिनिंग में वो रेस्ट पे होगा या फिर उसके मोशन स्टैटिक होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो. क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी या फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? स्टैटिक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है ज़ीरो. व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट एट द एंड ऑफ द मोशन, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी. जब एक ऑब्जेक्ट एंड मोशन में रेस्ट पे आता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा ना तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो ही आएगी, वो फाइनल वेलोसिटी हो या फिर इनिशियल वेलोसिटी हो. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन. हमारा अगला पॉइंट क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन. एन ऑब्जेक्ट कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन. एक ऑब्जेक्ट के पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. जब वेलोसिटी बढ़ेगी ना एक ऑब्जेक्ट की, मोशन में होगा वो ऑब्जेक्ट, तब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना तो उसके साथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा. इन दिस केस एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन होगा ना वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा. When the velocity of an object decreases with the time, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगी तो उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाएगा. जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन. वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव
एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन। वेलोसिटी डिक्लाइन होगी, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, तो उसे डिक्लेरेशन कहा जाएगा। इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका जो डायरेक्शन होगा ना, तो वेलोसिटी के अपोजिट होगा। हमने देखा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के टूवर्ड्स होता है, और जो नेगेटिव या फिर डिक्लेरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के अपोजिट होता है। याद रखना है ये बात। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम इट इज जीरो एक्सेलरेशन। हमने देखा ना, एक अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है या फिर स्टैटिक मोशन में है, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो उसकी वेलोसिटी जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम इट इज जीरो एक्सेलरेशन। अब हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, ये देखिए। ये जो ग्राफ है ना यूनिफॉर्म मोशन का, वो लीनियर रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हमेशा लीनियर होता है, वो कांस्टेंट होता है, उसका टाइम या फिर डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। या फिर देखो टाइम इन सेकेंड्स 0 टाइम डिस्टेंस फिर टाइम होगा 10 सेकेंड्स, फिर डिस्टेंस होगा 15, टाइम होगा 20 सेकेंड्स, फिर डिस्टेंस होगा 30, फिर टाइम होगा 30 सेकेंड्स, फिर डिस्टेंस होगा 45। मतलब 15 से मल्टीप्लाई करते जा रहा है ये, समझ रहे हो? 15 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, उसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसलिए वो यूनिफॉर्म मोशन है ना। An object in uniform motion covers equal distances in equal time intervals, thus the graph between the distance and time is straight line। क्योंकि उसका स्ट्रेट लाइन वो कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। वो डिक्लाइन होगा तो, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वो डिक्लाइनिंग में आएगा ना। स्ट्रेट लाइन कब आता है? जब वो कांस्टेंट रहेगा, कोई वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या फिर यूनिफॉर्म रहेगी, इसलिए उसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द फॉलोइंग टेबल shows the distance covered by a bus in equal time intervals. Draw a graph of distance against taking time along x-axis। हमें अब किसका ग्राफ निकालना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका निकालना है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। उसका जो टाइम होता टाइम इंटरवल, जो रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल होता है ना, उससे डिस्टेंस फ्लक्चुएट करता है, डिस्टेंस कभी कांस्टेंट नहीं होता नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इधर देखो, ये जो वैल्यू टेबल है ना, उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है, ये जो टाइम है ना वो सेकेंड्स में जीरो है, तो डिस्टेंस भी जीरो है। इनिशियल पॉइंट पे हमेशा जीरो होता है, तो टाइम जब 5 सेकेंड होगा तो डिस्टेंस होगा 7 मीटर। जब टाइम होगा सेकेंड्स में 10 सेकेंड्स, तब डिस्टेंस होगा 12। देखो फ्लक्चुएट हुआ, कांस्टेंट नहीं हुआ। अगर कांस्टेंट होता तो 7 के बाद 14 आता, समझ रहे हो? 7 के बाद 14 आता अगर कांस्टेंट होता तो। फिर ये क्या है? ये है नॉन यूनिफॉर्म। Here the distance between non-uniformly time, thus the bus having non-uniform motion। जो ग्राफ भी होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A train is moving with a uniform velocity of 16 km/h for 5 hours। मतलब यहाँ पे टाइम क्या दिया है? 5 आवर्स दिया है, और डिस्टेंस क्या दिया है? 16 किलोमीटर दिया है। 16 किलोमीटर दिया है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज शोन इन फिगर 1.7। जो ये फिगर 1.7 दिख रहा है ना, उस पर हमें ये देखो, ये वाई जो वाई एक्सिस है उस पर टाइम कांस्टेंट दिया है, नहीं उस पर वाई एक्सिस पे क्या दिया है? हमें वेलोसिटी दिया है km/h में। और जो एक्स एक्सिस है उस पर हमको टाइम दिया है, इन हावर्स दिया है।
सो जो टाइम का जो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो यहाँ पे यहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे उस पर एक वैल्यू आ रही है, देखो इसका मतलब है कि जो 16 है 16 किलोमीटर्स पे जाके 2 आवर्स में वो कवर होगा, फिर उसके बाद 4 आवर्स में 16 किलोमीटर कवर होगा। फिर हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे ए, और फिर इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे बी, और हमें जो यहाँ पे वैल्यू मिली है T1 उसे बोलेंगे सी, और यहाँ पे जो वैल्यू मिली है T2 उसे बोलेंगे डी। With the help of graph, how will you determine the distance covered by train between 2 and 4 hours? देखो यहाँ पे हमने ग्राफ में देखा ना, 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 16 किलोमीटर्स, और 4 आवर्स में कितना कवर हुआ, 4 आवर्स में कितना कवर हुआ, 16 किलोमीटर्स। क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया गया है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। Is the relation between the distance covered by train between 2 hours and 4 hours and the area of particular quadrilateral in the graph? What is the acceleration of the train? Acceleration का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देखा था, याद करो यहाँ पे देखा था ना, हाँ यहाँ पे देखा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 17। तो ये फॉर्मूला लगा के हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो समझ में आया एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमने क्या देखा पहले, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द चेंजेस इन वेलोसिटी ऑफ कार स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ, या फिर टेबल। इस टेबल में क्या दिया गया, टेबल देखना पहले, कभी भी ग्राफ देखने से पहले टेबल देखो। ये देखो, टाइम्स इन सेकेंड्स 5, वेलोसिटी 8, टाइम्स इन सेकेंड्स 10, वेलोसिटी 16, टाइम्स इन सेकेंड 15, वेलोसिटी 24। ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। अगर हम एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे ना, तो एक्सेलरेशन देखो, ये जो वाई एक्सिस पे दिया है हमें, वेलोसिटी दिया है मीटर पर सेकंड में, जो वेलोसिटी है ना वो पहले है 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर 48। पहले हम ये देख लेंगे। इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन फिगर 1.8 shows that the velocity changes by equal amounts in equal time intervals. Thus this is the uniform acceleration in accelerated motion. मतलब जो वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट्स में, इक्वल टाइम इंटरवल्स में, उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। इन एक्सेलरेटेड मोशन हाउ मच डज वेलोसिटी चेंजेस 5 मिनट्स। देखो 5 मिनट्स में ना वेलोसिटी कितनी चेंज होगी ना, ये हमें किस फॉर्मूले से पता चलेगा, जब हम टाइम या फिर टाइम वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला याद रखना, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। So from the graph in figure 1.8 we determine the distance covered by car between the 10th and 20th second। देखो ये पे 10th and 20th second दिखाया गया है, 10th second and 28th second, 20th second, देखो 10th and 20th second, जो as we did in case the train in previous example। The difference is the velocity car is not constant. Difference of velocity in car is not constant। ये कार में जो डिफरेंस है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट नहीं है। कहाँ से, 20th से 10th से, लेकिन बीच में कांस्टेंट है। तो फिर ये क्या है,
unlike that of the train, but is continuously changing of uniform acceleration. In such case, we have to use the average velocity of the car in the given time interval to determine the distance bit covered for the interval. अभी देखो यहाँ पे दिखाया गया है for the graph, from the graph the average velocity of car, मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो टेंथ सेकेंड का जो वेलोसिटी था उसे, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे हम. देखो यहाँ पे किया हमने 32 प्लस 16 अपॉन 2. ऐसे क्यों किया हमने, क्योंकि टाइम है 2 और डिस्टेंस 20th का क्या है 32, देखो 32 लिया. 10th का क्या है 16, देखो 16 लिया, इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड. मल्टीप्लाइंग दिस बाय द टाइम इंटरवल 10 seconds gives us distance covered by the car. Distance covered is equal to 24 meter per second into 10 second is equal to, हमने देखा डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, हमने डिस्टेंस निकाला ना अभी एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार का. अभी हम डिस्टेंस निकालेंगे. एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार निकाली, क्या निकाली 24 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड. 10 सेकेंड हमने एग्जाम्पल क्या लिया, 10 सेकेंड गिव्स अस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. तो 10 सेकेंड्स इंटू 24 मीटर पर सेकेंड लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, देखो बहुत इजी है, 240 मीटर. क्योंकि ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा ना, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो मीटर आएगा सिर्फ, याद रखो. चेक दैट सिमिलर टू द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेन, द डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन बाय द एरिया ऑफ क्वाड ट्रायंगल. क्वाड ट्रायंगल का एरिया मालूम है आपको क्या होता है, देखो यहाँ पे ABCD क्वाड ट्रायंगल. A is equal to quad triangle ABCD is equal to A is equal to quad triangle AECD plus A is equal to triangle ABE. Equations of motion using graphical method. हमने क्या देखा, ग्राफिकल मेथड में कैसे निकालते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. न्यूटन स्टडीड मोशन, न्यूटन मालूम है ना आपको, जिसने ग्रेविटी का डिस्कवरी किया, हमें 3 लॉज दिए थे, न्यूटन के 3 लॉज जिस पे आधी फिजिक्स ख़त्म होती है. हाँ, न्यूटन के 3rd लॉज पे आधी फिजिक्स ख़त्म होती है. जिसको न्यूटन के 3rd लॉज पूरी तरह समझ में आ गया ना, उसको फिजिक्स बहुत इजी जाएगा. हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, न्यूटन स्टडीड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड गेव अ सेट ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. दिस रिलेट the displacement, velocity, acceleration and time of an object moving along a straight line. Suppose an object, मतलब न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने 3 सेट्स ऑफ इक्वेशन दिए ऑफ मोशन के, जो रिलेट करते हैं किससे, डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, किसके, एंड टाइम से, किसके, जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसके. Suppose an object is in a motion along a straight line with initial velocity u. It attains a final velocity v in time t due to acceleration a is displacement. देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक, ये PDF है ना मेरे पास, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग में मिस्टेक है, डिस्प्लेसमेंट है. इज एस. डिस्प्लेसमेंट को हम किस में डिनोट करते हैं, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट को हम एस कंसिडर करते हैं. द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर कैन बी रिटन एज, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. v इज इक्वल टू u प्लस at, मतलब v क्या है, फाइनल वेलोसिटी. इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू
टाइम। ये याद रखना, इक्वेशन काम आएगा हमको आगे आगे अगर हमको कुछ निकालना है ना तो इक्वेशन काम आएगा। S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S मतलब क्या अभी बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट। S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम अप प्लस 1/2 मतलब हाफ एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर। ये रिलेशन किसके किस किस बीच में है? ये रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में। ये जो इक्वेशंस है ना, ये याद रखो। हमें जब कोई भी फॉर्मूला निकालना होगा ना, समझो अगर हमें फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी होगी ना तो ये इक्वेशन काम आएगा। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना होगा ना तो हमें ये इक्वेशन काम आएगा। अगर हमें फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर निकालना है ना, या फिर रिलेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी निकालना है ना, तो हमें ये इक्वेशन काम आएगा। लेट अस try to obtain these equations by graphical method. Equations describing relation between velocity and time. Figure 1.9 shows the changes in velocity with time of the uniformly accelerated object. The object starts from the point D in the graph and velocity u, its velocity keeps increasing and after time t it reaches the point B। मतलब A जो है हमारा इनिशियल पॉइंट है और जो B है वो फाइनल पॉइंट है। तो जो ग्राफ में देख रहे हो ना, A पॉइंट से B पॉइंट तक उसने ट्रैवल किया, किसने? ऑब्जेक्ट ने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट ने। इट्स वेलोसिटी कीप इंक्रीजिंग एट टाइम t and it reaches point B on the graph. The initial velocity of the object is u is equal to OD। देखो u is equal to OD दिख रहा है ये देखो u is equal to OD आ रहा है ना, यहाँ पे लाइन OD आ रही है ना। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v क्या है? OC मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उससे फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, उसका लेंथ ज़्यादा है। देखो OC का लेंथ ज़्यादा है OD से, दिख रहा है ना, समझ आया? सो टाइम इज इक्वल टू टी क्या है हमारा? टी है OE। ये देखो टाइम OE। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने देखा था, मैंने बोला था आपको याद रखो, हमने याद रखा। तो देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने देखा ना अभी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है OD, फाइनल वेलोसिटी है OC। सो OC माइनस OD अपॉन T। देयरफॉर CD इज इक्वल टू AT। CD जो है CD, क्योंकि O से O कैंसिल हुआ यहाँ पे, सो AT आएगा। क्योंकि ये वाला जो इस साइड का जो A है वो इस साइड आ जाएगा AT। तो फिर क्या बचेगा? CD इज इक्वल टू AT। समझ में आया? देयरफॉर इसको इक्वेशन 1 मान के चलेंगे हम। OC माइनस OD इज इक्वल टू CD, याद रखना OC माइनस OD इज इक्वल टू CD। देखो यहाँ पे देखो OC माइनस OD इज इक्वल टू CD। देखो ये CD दिख रहा है। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस पासिंग थ्रू B। दिस विल क्रॉस द x axis in E। Draw parallel line to x axis passing through D। This will O crosses the line BE at A। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना इन ग्राफ,
ग्राफ ये देखो बीई इज इक्वल टू, देखो ये बीई दिख रहा है, बीई इज इक्वल टू ए बी, ये ए बी प्लस ए ई। देखो ये दोनों प्लस प्लस होंगे तभी आएगा ना। तो हमने देखा एक्सेलरेशन क्या है, तो अब हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो हमने देखा था फाइनल वेलोसिटी क्या है, so v is equal to cd plus od, because ab is equal to cd and ae is equal to od, so हम v is equal to at, cd हमने देखा था क्या है, cd है 80, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन था ना उसमें हमने कंसिडर किया था, ये याद है। और हमने पहले दिखा था OD इज इक्वल टू U, सो हम इनको फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट करेंगे। सो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हुआ, हाँ हुआ। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। देखो यहाँ पे था वो फर्स्ट इक्वेशन, को ये फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूफ कर दिया। तो हम क्या निकालेंगे अब, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। Let's suppose that an object in uniform acceleration a and it has covered the distance s within time t। मतलब सपोज करो एक ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में a के और इट हैज़ कवर्ड डिस्टेंस s विद इन टाइम t, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो उसे हम हमने पीछे पे क्या देखा था, क्वाड्रेंट ट्रायंगल देखा था, क्वाड्रेंगल ही कंसिडर करते हैं हम हर बार रिलेशन निकालते समय इक्वेशन का। तो हम किसका रिलेशन दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। सो क्वाड्रेंगल DOEB, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था ना, S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, याद रखा करो भूलना मत, नहीं तो पता चला मैंने अभी बताया पेपर के टाइम पे भूल जाओगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। याद रखो क्या बता रहा हूँ, बाद में बोलोगे सर ने बताया था याद नहीं रखा, याद नहीं रहा। इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA, देखो रेक्टेंगल DOEA प्लस ट्रायंगल ऑफ DAB। तो हम फॉर्मूला क्या निकालेंगे, तुम्हें एरिया का ट्रायंगल का एरिया मालूम है क्या, कैसे निकालते हैं हम, ट्रायंगल का एरिया मालूम है, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मालूम है क्या। देखो ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू 2 साइड्स, हाफ इंटू 2 साइड्स, हाइपोटेनस को नहीं लेने का, बाकी 2 साइड्स लेने की। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AE इंटू OE प्लस हाफ इंटू एडजस्टेंट साइड इंटू अपोजिट साइड, बट AE इज इक्वल टू U। कैसे बोला मैंने अभी, देखो इस यहाँ पे कंसिडर कैसे किया, AE इज इक्वल टू U, उन्होंने बताया AE इज इक्वल टू U, कैसे, क्योंकि वो है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, AE है इनिशियल वेलोसिटी और जो OE है वो टाइम है, एंड OE इज इक्वल टू DA
इज इक्वल टू टी, मतलब डी ए भी टाइम है, ए बी एट ए बी इज इक्वल टू सी डी फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 बनाया था, देखो देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 बनाया था, ये इक्वेशन 1 है, उसको ही कंसिडर करते चलेंगे हम। सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 इंटू ए टी माइनस इंटू टी, एस डिस्प्लेसमेंट इंटू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन टाइम इंटू टाइम। न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज प्रूव्ड। सो हमने न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूव कर दिया। सो इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में हम रिलेशन प्रूव करेंगे। देखो दो इक्वेशन तो हमने आराम से प्रूव कर दिया, लेकिन जो थर्ड वाला इक्वेशन है ना तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, याद रखो, क्योंकि वो इक्वेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का, वो ज़्यादातर पूछते हैं। वी हैव सीन दैट फ्रॉम ग्राफ इन फिगर 1.9 we can determine the distance covered by the object in time t from the area of quadrangle DOEB. DOEB is a trapezium, so we can use the formula for its area. ट्रैपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? ट्रैपेजियम का एरिया का फॉर्मूला देखो यहाँ पे दिखा है। ट्रैपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला है ना, तो वो है 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। पता चला ट्रैपेजियम का एरिया का फॉर्मूला। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 इंटू OD प्लस BE, पैरेलल साइड से ये दोनों ट्रैपेजियम के, इंटू OE, ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स है। OE है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, बट OD इज इक्वल टू U एंड BE इज इक्वल टू V एंड OE इज इक्वल टू T, देखा। सो बट A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो यहाँ पे भी ये बताया, ये याद रखो रे तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देयरफॉर T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। इसको हमने क्या कंसिडर किया? इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है ये? इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर किया इसको। सो देयरफॉर S इज इक्वल टू 1/2 इंटू U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A। देखो यहाँ पे दिखा क्या ये? ओ ही है ना, वो T है, और T इज इक्वल टू ये है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे पुट किया। और ये बाकी का तो आपने देख लिया ना, OD इज इक्वल टू U, B इज इक्वल टू V। समझ में आया ये कैसे आया? देखो ये जो फॉर्मूला था, इसमें तो T था ना, तो T का वैल्यू क्या है? V माइनस U अपॉन A। तो हमने इसको इधर पुट किया, तो देयरफॉर S इज इक्वल टू V प्लस U माइनस ब्रैकेट V माइनस U। देखो ये है ना A प्लस B ब्रैकेट A माइनस B का फॉर्मेट है, अपॉन 2A कैसे आया मालूम है क्या? ये दोनों ना V, ये देखो U प्लस V माइनस U, और ये 1 कट गया, और 2 इज इक्वल 2A। ये देखो ये 2 और ये A,
तो हम जब s निकालेंगे ना तो ये टू है ना, 2a वो इस साइड आ जाएगा, देखो इस साइड आ गया। तो 2as मतलब 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v प्लस u मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी ब्रैकेट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, अभी देखो ये 2 बार आया, ये देखो 2 बार आया, तो 2 बार आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, याद रखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हम माइनस कंसिडर करेंगे। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 2s का वैल्यू क्या आया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम जो ये इधर है ना इसको इधर ले लेंगे, इस साइड ले लेंगे, देखो इस साइड ले लिया हमने। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ये जो माइनस था तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। सो यू स्क्वायर प्लस 2as मतलब फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने कैसे प्रूव किया, याद रखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑब्जर्व द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक। जो कभी घड़ी देखा है आपने, घड़ी, हाँ घड़ी तो सबने देखा होगा ना, घड़ी तो सबके घर में होता है। जो उसका सेकेंड काटा रहता है ना उसको सेकेंड हैंड बोलते हैं। सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड हैंड नहीं, मतलब पुराना वाला सेकेंड हैंड नहीं, सेकेंड वाला हैंड जो क्लॉक में होता है। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वेलोसिटी एंड स्पीड। द स्पीड ऑफ टिप ऑफ क्लॉक इज कांस्टेंट। जो कॉन्स्टेंटली मूव करता है ना वो टक 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 टक, बट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड but the direction of its displacement and therefore its velocity is constantly changing। उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका जो डिस्टेंस मतलब उसका जो पोजीशन होता है वो चेंज होता है। चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। सो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, उसका वेलोसिटी चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी घूमता रहता है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बट उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है। एज द टिप इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इट इज मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो यूनिफॉर्मली घूमता है। देखो एक क्लॉक है, इसका सेकेंड काटा तो टक 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 करके घूम रहा है, वो यूनिफॉर्मली घूमेगा। लेकिन वो किस में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। कैसा घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा और यूनिफॉर्मली घूमेगा तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैन यू गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का और एक एग्जाम्पल क्या है मालूम है क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का और एक एग्जाम्पल है, तुम लोग ने मेरी गो राउंड में कभी बैठे हो क्या, मेरी गो राउंड से झूला होता है वो जो गोल 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 घूमता है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल है। या फिर ये तुमने वो देखा क्या, वो आटा की चक्की रहती है हाथ से पीसने वाली, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आती है। ड्रॉ एंड रेक्टेंगल, ट्राई आउट एंड थिंक अबाउट इट। देखो ये जो है ना चेंज इन डायरेक्शन का बता रहा है, चेंज इन डायरेक्शन का। अगर ये भी बताता गया है ना तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इट्स मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड along a circular path, the change in velocity is only due to change in direction, hence it is accelerated motion। when an object moves, देखो when an object moving with a constant speed, एक ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ में, मतलब एक सर्कुलर रास्ते पे, मतलब या फिर सर्कुलरली मूव करेगा, the change in velocity is only due to change in direction। जो वेलोसिटी चेंज होगी ना उसकी, वो सिर्फ उसके डायरेक्शन के चेंज की वजह से होगी, वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्योंकि हमने क्या देखा, चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने अभी देखा ना,
वो सर्कुलरली यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ स्टोन इन अ सीलिंग और दैट एनी पॉइंट ऑफ बाइसिकल व्हील. जो साइकिल का पहिया होता है ना, बाइसिकल व्हील, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है. वो सर्कुलर मोशन में घूमता है ना. इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर takes time to come back with the starting position, its speed can be determined using the formula given below. Speed is equal to circumference upon time. याद रखो सर्कुलर मोशन का जो ये इस कंडीशन में जो आएगा ना, रेडियस ऑफ सर्कल जब निकालेंगे ना, रेडियस ऑफ सर्कल वो होगा स्पीड v. स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड को वेलोसिटी में डिटरमाइन किया जाता है. इतना याद रखो. सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? सर्कल का. 2 पाई r अपॉन t. जो r है ना उसको रेडियस ऑफ सर्कल को बोला जाता है, 2 पाई. ये फॉर्मूला याद रखो. ये वाला. डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब हम डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. एक सर्कुलर डिस्क, देखो ये सर्कुलर डिस्क ली है इन्होंने, इसको भिंगरी बोलते हैं हम लोग में. बट अ 5 रुपी कॉइन एट अ पॉइंट अलॉन्ग इट्स एज. देखो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. मतलब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमेगा ना, उसके जो पकड़ के रखता है सेंटर की टूवर्ड्स, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. जो पकड़ के रखता है सेंटर की टूवर्ड्स, किसको? ऑब्जेक्ट को. और जो सेंटर से अवे फेंकता है, अब ये कॉइन फेंक गया ना यहाँ से इस डिस्क से, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. याद रखो. जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की टूवर्ड्स पकड़ के रखता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. और जो ऑब्जेक्ट को सेंटर से अवे फेंकता है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ अ टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस डिस्क. दस द डायरेक्शन, मतलब जो कॉइन है वो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर है किसके? रेडियस ऑफ डिस्क के. द डायरेक्शन इन विच इट गेट्स थ्रोन ऑफ डिपेंड्स ऑन द पोजिशन एट द मोमेंट ऑफ गेटिंग थ्रोन ऑफ. जो डायरेक्शन है ना, जो उससे फेंकने से पहले वो फेंका जा रहा है ना उससे डिस्क से, वो डिपेंड करता है किससे? पोजिशन एट द मोमेंट ऑफ गेटिंग थ्रोन ऑफ. It is mean that as a coin moves along a circular path, the direction of its motion is changing at every point. जब एक कॉइन है ना, वो कॉइन है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उसका मोशन है ना वो चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है हर एक पॉइंट पे. सॉल्व्ड एग्जांपल देखो ये. एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर in 25 seconds before returning to the original position. What is the average speed and velocity? Average speed and velocity हमने निकाली थी. देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, देखो इधर दिख रहा है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो डिस्टेंस कितना लगा? डिस्टेंस लगा 4 मीटर. टाइम कितना लगा? 25 मिनट्स. देखो 25 मिनट्स, सॉरी 25 सेकेंड. 25 सेकेंड्स टाइम था. 400 मीटर अपॉन 25 सेकेंड्स. सो 400 को 25 से डिवाइड करेंगे. ये देखो 400 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16 मीटर पर सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 0 है. देखो गिवन डाटा में दिखा है टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0 और टोटल टाइम टेकन कितना है. हाँ, याद रखो तुमने बचपन में सीखा होगा एक चीज़ कि 0 को किसी से भी डिवाइड करो या फिर
मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर 0 आता है। 0 से जो भिड़ेगा कुछ नहीं रहेगा, 0 बन जाएगा, ऐसा टाइप। मतलब 0 से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। An aeroplane taxis on the runway for 30 seconds with an acceleration of 3.2 meter per second square before taking off. How much distance would be it have covered on the runway? देखो गिवन डाटा है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी एग्जाम्पल या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले गिवन डाटा पे फोकस करना, क्योंकि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो गिवन डाटा में सॉल्व हो जाता है। देखो ये गिवन डाटा है, ये क्या लगा, हमको सिर्फ फॉर्मूला लगाना पड़ा किसका, थर्ड इक्वेशन ऑफ, नहीं ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ है, सेकेंड इक्वेशन न्यूटन्स इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से हमने ये सॉल्व कर दिया। देखो ये इजी है सारे एग्जाम्पल्स। हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखेंगे अभी। न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है ना, जिससे बर्बाद किया सब न्यूटन ने नहीं रे, बर्बाद नहीं किया, अच्छा किया। व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर द फॉलोइंग? अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखो इसमें ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताया गया है। द ऑब्जेक्ट इज रिमेन्स एट रेस्ट पोजिशन ईदर वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। मतलब जब तक बाहर का कोई बल या फिर बाहर की कोई पावर या फिर फोर्स किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट पे, मतलब एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई मोशन नहीं है, उस पर कोई बाहर का फोर्स नहीं लगता ना, तब तक वो स्टैटिक पोजीशन पे रहता है। देखो सेकेंड एग्जाम्पल के दिया, द फोर्स विच sufficient to lift a book from a table is not sufficient to lift the table। मतलब जो सेकेंड है ना, सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ है कि सेकेंड ऑफ लॉ ऑफ मोशन क्या है, द फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट, देखो ये सेकेंड लॉ दिखाया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखो मोमेंटम ऑफ फोर्स, यहाँ पे मोमेंटम ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है। देखो फ्रूट्स ऑन अ ट्री फॉल डाउन विद द when its branches are shaken, every action has equal and opposite reaction। मालूम है ना वो थर्ड लॉ, वो इसका एग्जाम्पल है ये। an electric fans keeping rotating for some time after its switch is off। फर्स्ट लॉ था ना, सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of force। देखो मैंने बता दिया है कौन से एग्जाम्पल। इफ यू लुक द रीजंस फॉर द अबाउ वी रियलाइज द ऑब्जेक्ट्स हैव सम इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखता है। वी हैव लर्न दैट इनर्शिया इज रिलेटेड टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, फिर वजन, मास बोले वो मास को कंसिडर क्या करेंगे हम, वजन, किलो में कंसिडर करते हैं मास को हम। मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द वेरी प्रॉपर्टी एट दिस देयर इज फॉर कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। यू मस्ट हैव प्लेड टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर खेला, रस्सी खेता रहता है, दूसरे साइड पे कुछ लोग रहते हैं, इस साइड पे कुछ रहता है, खींचते रोप, बैलेंस करना पड़ता है इस साइड से, इस साइड से अगर फोर्स अनबैलेंस हो गया तो उस साइड से खींच के वो लोग हरा देते हैं हम लोग को। सो लॉन्ग दैट फोर्स अप्लाइड ऑन द बोथ साइड्स आर इक्वल, बैलेंस द सेंटर ऑफ रोप इज स्टैटिक। मतलब फोर्स अगर बैलेंस होगा तो रोप स्टैटिक रहेगी।
अदर हैंड द फोर्स अप्लाइड्स आर अनइक्वल, मतलब एक साइड से ज़्यादा फोर्स लगा तो अगला साइड वाला हार जाएगा, जिन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाया वो जीत जाएंगे। अनबैलेंस्ड applied on the direction of greater force, the center of rope shifts that direction. सेंटर ऑफ मास मालूम है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है, उसका जो सेंटर है वो डिपेंड करता है। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टैटिक ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। बताया ना मैंने, कोई ऑब्जेक्ट तब तक स्टैटिक पोजीशन में रहेगा तब तक जब तक कोई अनबैलेंस्ड बाहर का फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता। मतलब एक बुक अगर कहीं, एक ऑब्जेक्ट रखा है कहीं पे भी, वो स्टैटिक है, जब तक मैंने उसे हाथ से नहीं उठाया तब तक वो स्टैटिक पोजीशन में रहेगा ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और in uniform motion along a straight line, it does not mean that no forces are acting on it. Actually, there are number of forces acting on it, but they cancel another so that net force is zero. Newton's first law explains the phenomenon of inertia. Inertia क्या है? Inability of an object to change the state of motion of in its own. It also explains the unbalanced force which causes a change in static state of an object at rest in a uniform motion. All instances of inertia are examples of first law of motion. जो इनर्शिया के इंस्टेंसेस है ना, जो इनर्शिया पे अप्लाइड होते हैं वो सब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब सेकेंड लॉ दिया है, थर्ड लॉ दिए ना, तो थर्ड ये सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने बोला ना ये तीन जो लॉ है ना, इस पर आधा फिजिक्स खत्म हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द both on the mass of the former object of its velocity. This means that the effect of an force depends upon the property related to the mass and object. जो इफेक्ट हम स्ट्राइक करते किसी को भी चीज़ को, तो फॉर्मर ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट वेलोसिटी रहता है वो डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मास एंड वेलोसिटी। समझो अगर हम बॉल आ रही है हमारी तरफ कोई भी, उसकी जो वेलोसिटी से वो आ रही है, जो स्पीड से आ रही है, और जो बॉल का वजन है उसके हिसाब से वो बाहर फेंकी जाएगी ना। अगर बॉल अगर ज़्यादा भारी है, उसका मास ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, अगर मास कम है तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। दिस प्रॉपर्टी वॉज कॉल्ड मोमेंटम बाय न्यूटन। न्यूटन ने इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया? मोमेंटम। मोमेंटम हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इन द सेम एज वेल दैट ऑफ वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम को मैग्नीट्यूड होता है, उसको डायरेक्शन भी होता है। इट्स डायरेक्शन इज सेम एट द वेलोसिटी। डायरेक्शन का, मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन की इक्वल होता है। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोमीटर पर सेकेंड। इन सीजीएस सिस्टम इट्स ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। If an unbalanced force applied on an object, देखो यहाँ पे, if an unbalanced force applied on an object causes a change in velocity of object, then it also causes change in momentum. The force necessary to cause the change in momentum of an object depends upon the rate of change of momentum. मतलब किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को मोमेंटम चेंज करना है तो उसको पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज करना पड़ेगा। मोमेंटम पी से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे देखो मोमेंटम को पी से डिनोट किया गया है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पी इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना। The rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of force. ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Suppose an object mass m has initial velocity u,
when force F is applied in the direction of its velocity for time t, its velocity becomes v. समझ में आ रहा? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी. द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mu. And its final momentum after time t is equal to mv. Rate of change of momentum is equal to change in momentum. अभी मैंने बताया ना, rate of change of momentum is equal to change of momentum upon time. Therefore rate of change of momentum is equal to, हमने क्या देखा, change in momentum is equal to final velocity minus initial velocity upon time. So mv minus mu upon time. Suppose an object of mass m has initial velocity. According to Newton's second law of motion, देखो यहाँ पे कंसिडर किया है हमने, देखा ना, m इज इक्वल टू m ब्रैकेट v माइनस u. mm कॉमन है ना, तो हमने m को बाहर निकाल लिया. देखो यहाँ पे mm कॉमन है, इसको m को बाहर निकाल लिया, तो m ब्रैकेट v माइनस u अपॉन टी. सो v माइनस यू अपॉन टी क्या है, याद करो, हमने देखा था v माइनस यू अपॉन टी है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये. सो m इज इक्वल टू एम ए, मतलब मोमेंटम इनटू एक्सेलरेशन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ऐसा को इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. F इज इक्वल टू के एम ए, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी ऑफ वैल्यू इज 1, k इज इक्वल टू. सो F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का फार्मूला मिल गया हमको, F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला है. कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग different masses which are initially at rest. The initial momentum of both is 0. Suppose a force F acts for a time t on both objects. The lighter object starts moving faster than heavier object. Inertia, देखो ये inertia का एग्जाम्पल है. लाइटर ऑब्जेक्ट ज़्यादा फास्टर मूव करेगा क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, और जो हेवियर ऑब्जेक्ट है वो कम फास्ट मूव करेगा. वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम F in both is same, and total change in their momentum will also be changed. In SI system, the unit of force is Newton. Newton, the force necessary to cause an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kilo is called 1 Newton. देखो ये SI यूनिट और जो CGS यूनिट होते हैं ना, वो हमेशा याद रखना. जब हमें कोई क्वांटिटी कम में दी जाए ना, तो ऐसा CGS लगता है, और जब ज़्यादा में दी जाए ना तो SI यूनिट लगता है. जो फोर्स का है ना, SI यूनिट है, ये न्यूटन है.
और जो फोर्स का CGS यूनिट है ना वो डाइन है, डाइन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन मेरा फेवरेट लॉ है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन मेरा फेवरेट लॉ है। जिंदगी में भी ऐसा होता है भाई, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो करते हो इसको कर्मा भी बोलते हैं, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। वी हैव टू लर्न अबाउट force that affects on object through Newton's first law and second law. However, the natural force cannot act alone. Force is a reciprocal action. मतलब जो नेचुरल फोर्स होती है वो अकेले कभी काम नहीं करती है। फोर्स इज अ रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स आर मतलब वो रेसिप्रोकल होती है, टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कनेक्शन होती है। फोर्स आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर्स, मतलब वो पेयर्स में, मतलब हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, पेयर है ना पेयर, वैसे पेयर्स में काम करती है वो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द लैटर ऑब्जेक्ट आल्सो साइमल्टेनियसली अप्लाइज अ फोर्स ऑन द फॉर्मर ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जिस ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स अप्लाई कर रहा है पहले ऑब्जेक्ट पे, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। मतलब हम जब चप्पू चलाते हैं ना, हम बोट में बैठते तब चप्पू चलाते, तब हम पानी को पीछे फेंक रहे क्या? नहीं, हम फोर्स लगा रहे, बोट को आगे ढकल रहे। तो हम पानी पे फोर्स लगा रहे, पानी हम पे फोर्स लगा रहा है, तो रेसिप्रोकली काम कर रहे हैं ये दोनों। The force between two objects are always equal and opposite. This idea is expressed in Newton's second law of motion. The force applied by first object is called action of force, while the force applied by the second object on the first is called reaction force. Every action force has equal and opposite reaction force which acts simultaneously. Action and reaction are terms that express force. These force are acts in pairs. बताया ना, these force are जोड़ियों में काम करते हैं। One force cannot exist by itself. कोई फोर्स अकेले काम नहीं कर सकता। Action and reaction forces acts on different object sets. They do not act on the same object and hence cannot cancel each other's effect. Use your brain power. While hitting a ball with a bat, the speed of a bat decreases. A gun recoils, moves backwards. मतलब जब हम बैट से बॉल को हिट करते हैं तब बैट की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि वो कोलैप्स करता है। हम जो बैट पे वेलोसिटी लगाते हैं वो बॉल से कोलैप्स करके कोलैप्स करता है, मतलब गिर जाता है, डिक्रीज करता है वेलोसिटी बैट का, स्पीड का बैट का। द गन रिकॉइल्स, मूव्स बैकवर्ड्स व्हेन बुलेट इज फायर्ड। मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग ऑफ रॉकेट, मतलब जो रॉकेट ऊपर जाता है उसका थ्रस्ट नीचे आता है, तब रॉकेट ऊपर जाता है। मतलब एक्शन होता है तब रिएक्शन होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना, और जो ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, सेकेंड पार्ट है तो मैं बाद में डाल दूंगा। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे नई वीडियो मिलते रहेंगे आपको। इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई सजेशन या फिर कुछ इस वीडियो में गलत बात लगी है या फिर कोई क्वेरी है तो कमेंट में मुझे बताइए। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।